नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को जोड़िए, लाइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मोदी जी तो लंदन निकल गए, लेकिन पीछे से मोदी जी के जाते ही आज संसद भवन में राहुल गांधी ने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट की बात की। बात तो काफी वक्त से हो रही है, लेकिन आज जो बात है ये ब्लैक एंड व्हाइट, और ये ब्लैक एंड व्हाइट का मामला मुझे लगता है पूरे देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि संसद भवन के भीतर पहली बार राहुल ने चुनाव आयोग की बेईमानी के सबूत रखे, सबूतों की बात की। पहली बार सबूतों की बात की, और वो सबूत कई बार होते हैं ना जुबानी जमा खर्च में कि 45 लाख वोटर थे, 47 कैसे हो गए, 46 कैसे हो गए ना। बाकायदे ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि कागज पर लिखा हुआ 2+2=4, 5 लिखा है यानी गलत जोड़ है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब सीधा सीधा ये। ब्लैक एंड व्हाइट जब सबूत रख दिया है, तो अब बड़ा सवाल है कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 240 सीटें जो भाजपा को मिली हैं, क्या ये 240 सीटें चोरी की बदौलत मिली हैं? वैसे भी एडीआर की रिपोर्ट जो आई थी लोकसभा चुनाव के बाद, उस रिपोर्ट के मुताबिक 79 सीट बीजेपी जहां पर विजयी हुई है, वहां पर आंकड़ों में झोल था। तो इसके हिसाब से बीजेपी 160 से 170 के बीच होनी चाहिए थी। देखिए फर्क कितना है, 160-70 पर ये डंकापति कहां होते, ये बहुत बड़ा फर्क है। उस लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर पूरा का पूरा बदल गया मामला। फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, और अगला नंबर बिहार का। और खैर बिहार क्या, कतार में तो पूरा देश खड़ा है। बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, कतार में पूरा देश खड़ा। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना जरूरी है। कर्नाटक में ये सैंपल, सबूत का सैंपल कर्नाटक में निकला है। कर्नाटक की खुदाई में गोलकुंडा से निकला है ये हीरा। तो आज जो है उस सबूत पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सुन लेना चाहिए एक बार। हेमंत जी तो सुन चुके हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। प्ले कर दीजिए, फिर चलते हैं सवाल जवाब। That is a second. That is another issue, which is as important. सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं हेमंत भाई? सीधा पहले कुछ आए, हम तथ्यों पर आए। अजय जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को।
देखिए आशीष जी, अब सवाल ये नहीं रह गया जो राहुल गांधी कह रहे, सवाल उससे बड़ा हो गया है कि 2014 के बाद कौन सा चुनाव चोरी नहीं हुआ है। अब ये नहीं है कि फला चोरी हो गया, फला चोरी हो गया, बहुत हो गया ये। अब सवाल ये कि 2014 के बाद कौन कौन से चुनाव के बाद इस देश में जुलूस निकले, विजय जुलूस, उत्सव मनाए गए जैसे कि होते थे। आपने देखा है कभी 2014 के बाद की जुलूस निकलते हुए? वो सारी चीजें गायब हो गई और केवल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट निकल रहा है डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वोटों के जरिए, कहीं पे वोट बढ़ा करके, कहीं पे वोट घटा करके। उन्होंने इशारों में बात की, मैं आपको पूरी बात खोल के बताता हूं कर्नाटक में क्या हुआ है। कर्नाटक के अंदर आपने ध्यान किया होगा वोट किस तरीके से, सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से वोट बढ़ाए गए 5 महीने के अंदर। कांग्रेस पार्टी 6 महीने तक दहाड़ती रही, चुनाव आयोग से मिली, रिक्वेस्ट कर ली, रिटर्न कर लिया कि आप हमें डेटा फॉर्मेट के अंदर, आप पेन ड्राइव के अंदर हमें वोटर की लिस्ट दे दीजिए। आज तक उनको वो लिस्ट नहीं मिली उस फॉर्मेट के अंदर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ने एक इशारा किया आज कि हमें पेपर बैलेट देते हैं, ये पेपर की जो बैलेट लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो देते हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप डिजिटल फॉर्म में दोगे उसमें सारा खेल पकड़ने में 2 मिनट लगेगा एआई के जरिए, तो वो नहीं देंगे ये। तो अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मैं आपको पूरी बात खोल के बताता हूं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस के कान खड़े हुए, विधानसभा विजय लोकसभा जब उन्होंने कंपेयर किया, और उन्होंने बेंगलुरु कंस्टिट्यूएंसी जो है कर्नाटक की राजधानी पार्लियामेंट, उसकी पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज कर दिया। यानी कि मैनुअल जो वोटर लिस्ट थी पेपर पे, उसको उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में करके और उसका एनालिसिस कर दिया, और उसमें वो सारी चोरी पकड़ी गई। हजारों वोट किस तरीके से जोड़े गए और कहां के वोट हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये चोरी 4 महीने पहले पकड़ चुके हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग से टाइम मांग रही है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम कर्नाटक की वोटों की चोरी आपको दिखाना चाहते हैं सबूतों के साथ। आज तक कांग्रेस पार्टी को मिलने का समय नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी है वहां के, रणदीप सुरजेवाला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार, जो पीसीसी प्रेसिडेंट, और वो सारे का सारा एक डेलीगेशन 3-4 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं और उनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वो सारी चोरी पकड़ ली गई लोकसभा चुनाव की। एक चीज है यहां, अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, उन्होंने अब इनको टाइमलाइन दी कि या तो हमें, जो राहुल गांधी ने कहा ना कि सबको जाकर के सबूत दूंगा, तो चुनाव आयोग ने अब तक तो समय दिया नहीं। पहला महत्वपूर्ण तो सवाल ये कि क्या वो राहुल गांधी को समय देंगे। एक, अब कांग्रेस पार्टी ने यह भी तय कर लिया है कि अगर चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी, आपको पता है जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव का परिणाम आता है किसी का, तो 1 महीने के अंदर चुनाव की याचिका दायर करनी होती है, इलेक्शन पिटीशन, 30 डेज। अगर आप नहीं करते उस दौरान में तो टाइम बार हो जाती है, उसके बाद आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये चोरी पकड़ने की जो एक्साइज थी, इसमें कम से कम 4 महीने लगे आशीष भाई। वो कैसे? जो पेपर बैलेट लिस्ट थी आपकी, वोटर लिस्ट मैनुअल, उसको डिजिटलाइज करने में समय लगता है, फिर उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करने में समय लगता है, और उस फॉरेंसिक एनालिसिस में वही बात पकड़ी गई चोरी की। वो क्या थी कि पब के अंदर, बार के अंदर, पनवाड़ी की दुकान के अंदर, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर कोई आदमी नहीं रहता, केवल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर हजारों वोट बनाए गए, हजारों वोट बनाए गए। और वो चोरी अब ब्लैक एंड व्हाइट में कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल का आपको ध्यान होगा, उन्होंने नई दिल्ली चुनाव में, नई दिल्ली सीट पर, अपनी सीट पर कैसे बताया था कि फला एमपी की कोठी पर इतने वोट, फला की पे इतने, फलाना बीजेपी नेता इतने, फला दुकान में इतने, फला होटल के पते पर इतने। याद है ना आपको? ऐसे ही उन्होंने शादरा के तमाम वोटर प्रोड्यूस किए थे, जो ये बता रहे थे कि साहब हम यहाँ इसी घर में रहते हैं, हमारे वोट काट दिए। तो अब आपको आशीष भाई ये मॉडल समझना पड़ेगा क्या है, जो राहुल गांधी बार बार बात कर रहे हैं ना, उस मॉडल को समझिए क्या है। एक मॉडल है महाराष्ट्र का कि आप कुछ महीनों के अंदर विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में इतनी देर में इतने वोट बढ़ा दिया आपने, और उस वोट के जरिए आपका जो चुनाव में जीत का प्रतिशत है वो 89% हो गया बीजेपी का, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के, महाराष्ट्र। अब वही चोरी बिहार में करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, विशेष पुनरीक्षण। उसमें अब तक 52 लाख वोटर कट चुके हैं, 52 लाख जो अभी तक के तक। अब एक आशीष भाई एक बात कहिएगा, 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें इन 52 लाख वोटर ने वोट डाला होगा। अगर ये तब अवैध वोटर थे जो अब काटे गए, तो इन अवैध वोटरों के द्वारा चुने गए एमपी वैध कैसे हो सकते हैं? हाँ, सब खल उठाओ इन सबको। हाँ। नंबर 1।
वो जब ये वोटर अवैध हैं तो उनका प्रतिनिधि वैध कैसे हो सकता है? और अगर प्रतिनिधि वैध नहीं है तो भारत की सरकार जिसको वो समर्थन दे रहे हैं वो वैध कैसे हो सकती है? तो पूरे के पूरे डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी का सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने 52 लाख जो ये वोटर अब काटे हैं, ये पहले क्यों नहीं काटे गए? सवाल ये है, लोकसभा से पहले क्यों नहीं कटे? तब ये कैसे लिस्ट में आए थे? और अगर बिहार जैसे राज्य में 52 लाख वोट गलत थे तो आप सोचिए फिर ये डेमोक्रेसी पहुंच कहां गई है? फिर आपका पूरे का पूरा चुनाव आयोग को डिसबैंड कर देना चाहिए, भंग कर दो इसको। और जिन्होंने वो वोटर लिस्टें बनाई थी, जिन्होंने उनको वोटर बनाया था, जिन भी अधिकारियों ने, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को सस्पेंड करना चाहिए, सारे चुनावी तहसीलदारों को सस्पेंड करना चाहिए, पूरा सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। आप सहमत नहीं क्या इस बात से कि 8 करोड़ की वोटर में से 7 करोड़ 90 लाख में से अगर 52 लाख अवैध थे तो उनके प्रतिनिधि वैध कैसे और भारत की सरकार वैध कैसे हुई? हर जगह का यही मॉडल है, कहीं पर वोट घटा करके, कहीं पर वोट बढ़ा करके। अब सवाल फिर वही आता है कि 2014 के बाद आप एक एक स्टेट का नाम लेने की बजाय आप सीधा ये पूछिए कि साहब कौन सा चुनाव ऐसा था जहां पर वोट चोरी नहीं हुई? सवाल ये, कांग्रेस पार्टी जब आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र को लेकर के चुनाव आयोग के पास गई थी, क्या कहा था उन्होंने कि साहब हमें डिजिटल फॉर्मेट में दे दीजिए, हम इसका विश्लेषण करना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग को तो स्वागत करना चाहिए कि अगर कोई गलती है, चुनाव आयोग विशेष निरीक्षण भी कर रहा है ना खुद। तो जो आपकी जो वोटर लिस्ट है उसको अगर कोई उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना चाह रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, वो आपका काम कर रहा है, चुनाव आयोग का काम कर रही है ना। उनको आज तक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? इसका मतलब चोरी है। और कांग्रेस का क्या था कि ये एक बार वोटर लिस्ट आ जाए डिजिटल हमारे पास, हम इसका फॉरेंसिक एनालिसिस करवा लेंगे। फॉरेंसिक एनालिसिस होते के साथ इनके डेटा की मैनिपुलेशन पकड़ी जाएगी और सारा खेल खत्म। इसलिए जो पहले राजीव कुमार करते थे वो मॉडल पकड़ा गया, जो था महाराष्ट्र का मॉडल, जहां 89% स्ट्राइक रेट था, वोट बढ़ा करके। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, वो मॉडल बदल गया। वो मॉडल क्या है? वोट घटा करके। और वो जो आप पर मैं जो महीनों से जो एक बात कह रहे हैं 24 तारीख के बाद से लगातार कि ये दिखाने की आईवाश हो रही है, जो खेल था वो हो चुका है, अब तो केवल कंफ्यूजन फैलाने की बात है। और राहुल गांधी जब राहुल गांधी की पार्टी को मेन विपक्षी दल होने के बावजूद चुनाव आयोग 3-3.5 महीने से मिलने का समय नहीं दे रहा बेंगलोर के खेल को लेकर के, तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग आशीष भाई कंप्लीटली स्वच्छंद हो चुका है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट हियरिंग थी उस दिन मैंने और आपने बहस की, तमाम भक्तों ने उस पर गाली गलौज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस फैसले में? सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड एपिक और राशन कार्ड को सबूत मान लीजिए, सबूत मानना चाहिए आपको। आपने कल उनका जवाब देखा? सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, मना कर दिया। आप सोचिए ये हिमाकत कहां से आती है? एक संवैधानिक संस्था जो भारत के संविधान के काम तहत काम करती है और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का रक्षक है देश का, उसके सुझाव को ना मानना, इसके मतलब क्या कहेंगे आप? हमने तो उस दिन कहा था ये बात, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, मैंने उस दिन आपको क्या कहा था? हमारी चर्चा हुई, मैंने कहा आशीष भाई सुप्रीम कोर्ट का काम सुझाव देना कब से हो गया? सुप्रीम कोर्ट तो आदेश देता है, लेकिन यहां तो सुझाव और भाषण चलते हैं। उस सारे जो कमी है, उस सारी फॉल्ट लाइन का फायदा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम उठा रहा है। और राहुल गांधी ने आज वही बात कही। और एक बात मत भूलिएगा, आज संसद सत्र का तीसरा दिन था और लगातार तीनों दिन पूरे विपक्ष ने इस जो बिहार के अंदर जो विशेष निरीक्षण हो रहा है, लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया। उसके बावजूद आपने चुनाव आयोग के मुंह से कोई बात सुनी अब तक? संवैधानिक संस्था है, देश का सारा विपक्ष संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहा है, चुनाव आयोग की धर्मनिरपेक्षता कहां? इतना धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया वो? इतना निरुत्तर कैसे हो गया वो? इतना गैर जवाबदेह कैसे हो गया वो? इतना अपारदर्शी कैसे हो गया वो? क्या ये सवाल नहीं? और कोई सवाल पूछे तो जवाब क्या होता है भक्तों का कि राहुल गांधी चुनाव हारते जा रहे हैं इसलिए वो हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक रहे कि तुम खेल से जीत कैसे रहे हो चुनाव। अरे भाई वोटर लिस्ट कोई मांग रहा है तो आपको स्वागत करना चाहिए, उसका के लीजिए आप और हमें गलत प्रूव कीजिए। आप बिहार में 52 लाख वोट बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में, जिस राज्य के 2 करोड़ लोग प्रवासी के तौर पर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों के वोट काट करके सारा खेल कहीं और है। सारा खेल फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि जो पिछला काम किया जा चुका है पन्ना प्रमुखों के जरिए डेटा मैनिपुलेशन का, उस पर स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, उस पर धुआं चढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को समझ में ना आए
और इसकी आड़ में भाजपा की सरकार स्थापित कर दी जाए। ये सत्य है। और नहीं तो इस कार्रवाई को तत्काल स्थगित कीजिए आप, जब सारा विपक्ष कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मान रहे आप, तो चुनाव आयोग तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो गया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा है। तो मेरा तो सवाल अब आपसे ये है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा छोड़ दीजिए आप, अब तो सरकार को यह बताना चाहिए कि कौन सा चुनाव बिना गड़बड़ी के हुआ है, उसका जवाब बता दें बस। लेकिन आपने जो कहा ना एक बात कि भक्तों भक्तों की तरफ से, भक्तों के हवाले से, कि भक्त कहते हैं कि राहुल गांधी हार रहे हैं। भक्त तो छोटे हैं, भक्त तो कुछ भी कहने लगते हैं। जो पुजारी जी हैं वही कहते हैं। राजीव कुमार ने कहा था ना, हारते हैं इसलिए लोग कहते हैं। ज्ञानेश कुमार ने भी कहा चुनाव हारते हैं, फर्रुखाबाद फिरोजाबाद गए थे, वहां पर गए, चुनाव हारते हैं, जब हारने के बाद हम पे आरोप लगाते हैं। तो पुजारी ही कह रहे हैं, भक्त तो छोड़ दीजिए, पुजारी से जो कह देंगे भक्त वही कहेंगे। बड़ा इसमें बड़ी बात है जो आपने कहा, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया, सबूत रखा ब्लैक एंड व्हाइट में, रेड एंड ग्रीन में, जो भी ब्लू एंड पिंक में, जैसा भी उन्होंने बना लिया है सबूत, सब ठीक है। मुझे एक बात याद आ गई जब ये सबूतों की बात हो रही थी, धनखड़ की, जगदीप धनखड़ की, और कल की हमारी आपकी चर्चा में ही धनखड़ के लंच की बात हुई थी, जो बैकग्राउंडर था, जहां से शुरू हुआ था उनको उनकी विदाई का जो है वो सफर शुरू जहां से हुआ था। तो उसमें एक लंच में क्या कहा था उन्होंने, मोदी और शाह ये लोकतंत्र के लिए, मतलब ये दोनों गुजराती लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी आदमी अच्छा है, नीयत उसकी अच्छी है, नेक नीयत वाला आदमी है, लेकिन इन दो गुजरातियों को हराने की काबिलियत उसमें। आज पता है क्यों याद आया मुझे, क्यों याद, ये हम आप नहीं कर रहे हैं, राहुल नहीं कर रहा, आप जिस बात को अभी आपने कहा, रेखांकित किया कि चुनाव आयोग से टाइम मांग रहे हैं, चुनाव आयोग से टाइम मांग रहे हैं। भाई क्यों मांग रहे हैं? 40 चोरों की शिकायत के लिए अली बाबा से टाइम मांग रहे हो, कितना बड़ा, तो मैं सब क्षमा के साथ, मैं सम्मान पूरा है, इगोइस्टिक नेता होते हैं, उनको लग जाएगा कि जी ऐसे कह दिया, मोदी साहब तो पूरा मानते ही हैं, लेकिन ऐसी मूर्खता अगर होगी तो फिर धनखड़ की बात मुझे सही माननी पड़ेगी कि इन दो गुजरातियों को हराने की क्षमता नहीं। आप बताओ ना हेमंत भाई, मैं सीधा सवाल करूँ, एकदम स्ट्रेट, 40 चोरों की शिकायत आप अली बाबा से करने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहे हो। आप किस दुनिया में जी रहे हो, कहां पर जी रहे हो, किस खुशफहमी में हो, क्या आप सोच रहे हो, किस कल्पना लोक में हो, जरा बताओ मुझे भी, अगर मैं अपने आप को करेक्ट करूं, मैं गलत हूं। नहीं अजीत भाई, इसमें दूसरी चीज है, इसमें देखिए टेक्निकल बिंदुओं पे चलिए आप। जो हाँ। तरीका है ना, पहली बात तो है कि आपके पास जो वैध तरीका है, कानूनी तरीका, लोकतांत्रिक तरीका, पहला काम आपने क्या किया कि वोटर लिस्ट मांगी, नहीं दी उन्होंने, इंतजार किया। उसके बाद वोटर लिस्ट नहीं मिली, फिर आपने अपॉइंटमेंट मांगी, अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब कांग्रेस पार्टी जो प्लान कर रही है कर्नाटक के, जो मैंने आपको बताया, वो अंदर की खबर ये है, जब इलेक्शन कमीशन ने अगर अब भी समय नहीं दिया, 3 महीने से समय नहीं दिया है बेंगलुरु का सारे सबूत देखने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या देखिए, आज चुनाव का रिजल्ट आया, आपको 30 दिन के अंदर पिटीशन फाइल करनी होती, और अगर नहीं की तो टाइम बार होगी। अब कांग्रेस के पास इस एक ही को बचा है, और वो तरीका क्या है जिसपे वो काम करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंगलोर के चुनाव को लेकर के, क्योंकि बेंगलोर में चोरी पकड़ी गई, वो आर्टिकल 324 के तहत इसको पिटीशन चैलेंज डाले जा रहे हैं कि चूंकि इस चुनाव में ये गड़बड़ियां है, वोटर लिस्ट में ये खेल किए गए हैं, इस चुनाव को आप खारिज कीजिए। इलेक्शन पिटीशन नहीं होगी, वो आर्टिकल 324 को इन्वोक करने की बात होगी। यानी कि जब चारों तरफ से आप एक तरीके से, आप बिल्कुल एक तरीके असहाय हो जाते हैं, ना चुनाव आयोग सुन रहा आपकी, ना कोई मदद कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का काम या किसी विपक्षी काम ये नहीं है कि वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज करवाए, ये काम चुनाव आयोग का है। उसके बावजूद उन्होंने किया, फिर भी चुनाव आयोग उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो अब उस काम को करने में आशीष भाई समय लगता है। कांग्रेस के पास तो वो सारा सिस्टम नहीं है ना, चुनाव आयोग के पास तो डिजिटल लिस्ट ऑलरेडी है, 2 मिनट लगेंगे, आपको अभी दे देंगे पेन ड्राइव के अंदर, देना चाहें तो। नहीं दे रहे ना वो। तो वो जो लाखों वोट हैं विद डिटेल्स और एवरीथिंग, वो सारी की सारी डिजिटलाइज करने में कितना समय लगता है, लगे उनको 4 महीने। जैसे ही चोरी पकड़ी गई, इतने वो टाइम बार हो गया, पिटीशन फाइल नहीं कर सकते आप। तो अब आर्टिकल 324 के तहत वो मांग करने जा रहे हैं कि इस चुनाव को खारिज किया जाए। और अगर उस तरह की चीज, आपको सुप्रीम कोर्ट की भी हालत पता है जिस तरीके, माफ कीजिएगा विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आज तक वीवीपैट और ईवीएम को लेकर के लोगों के कितने करोड़ों रुपए जमा करा रखे, कितने बूथों पे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना साहब थे, जस्टिस यही साहब, उन्होंने अपने ही आदेश पर क्लैरिफिकेशन दे दिया क्या?
कि हम क्या कहना चाह रहे थे। बंट मेमोरी का सवाल था, क्या हुआ उसका। और जितने भी लोगों ने पैसे जमा किए, 48-48 हजार रुपए है पर बूथ का, वो सारे पैसे चुनाव आयोग के पास जमा, क्या कह रहे हैं वो, कि हम आपकी वो करवा देंगे, दोबारा से वो चेक करा देंगे, कंपैरिजन नहीं करवाएंगे। जबकि कोर्ट का आदेश क्या था। तो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा तंत्र एक तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कितनी पिटीशन जा चुकी वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, चुनाव की प्रणाली को लेकर के, किसी ने कोई सुनवाई की क्या। तो विपक्ष तो बंधुआ हो गया एक तरीके से। और जो लोकतंत्र मोदी जी चला रहे हैं, जो लोकतंत्र राजीव कुमार चला करके गए हैं, जो लोकतंत्र ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें भगवान भी आके चुनाव हरा देगा क्या नरेंद्र मोदी को। कैसे हराएगा। वोटर उनके, सब कुछ उनका, सिस्टम उनका, उसके बाद क्या बचेगा। कोई राहुल गांधी की क्या चीज है, कोई भी नहीं जीतेगा। तमाम जगहों पर आपने देखा, हरियाणा में तो आप आए थे, महाराष्ट्र में भाऊ घूम रहे थे, लोकसभा में क्या हुआ, 5 महीने बाद विधानसभा में क्या हुआ। तो कौन हरा देगा इनको। बेसिक सवाल यह है कि तंत्र अगर एक्टिव हो तभी लोकतंत्र बचेगा। लोक को हटाने का है, आज लोक को बाहर करके तंत्र को चला रहे हो आप, बिना लोक का तंत्र बना रहे हैं मोदी जी, ये ध्यान रखिएगा। उसमें कोई भी नहीं जीत पाएगा, केवल मोदी और मोदी की सत्ता जीतेगी, जो मोदी का सवाल सिस्टम। था मेरे सवाल के जवाब में भी सवाल था, और उस सवाल के जवाब में भी सवाल है, उस सवाल के जवाब में आपने फिर जवाब दे दिया। लोग कहेंगे उलझ गए, सवाल जवाब सवाल जवाब। दरअसल यही कहना था मेरा, इसीलिए मैंने कहा था कि 40 चोरों के लिए अली बाबा के सामने गुहार कर रहे हो। संवैधानिक, जो आपने कहा कि संवैधानिक सिस्टम तरीका, यही अगर संवैधानिक तरीका फॉलो ही किया जा रहा होता तो ब्लैक एंड व्हाइट कुछ लिखना नहीं पड़ता, कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। जब संविधान को तार तार किया जा रहा है तभी तो इतना करना पड़ रहा है कि भैया कागज पे बैलेट पेपर है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में पार्टी तब्दील कर रही है, फिर उसकी फोरेंसिक करवा रही है, फिर उसमें से फर्जीवाड़ा, चोरी और घोटाला निकाल रही है। ये इतना तभी करना पड़ रहा है। तो आप टाइम वेस्ट क्यों। मेरा कहना है 2-3 बातें, फिर अभी सवाल है, मेरे सवाल है, और ये सवाल इसलिए है, ये सवाल राहुल गांधी कांग्रेस या किसी अपोजिशन से नहीं है, क्योंकि सबके भक्त हैं, कांग्रेस के भी हैं, अपोजिशन के। हम कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए जर्नलिज्म नहीं कर रहे, पत्रकारिता। हम मोदी साहब से अगर सवाल कर रहे हैं तो देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर रहे हैं, और अपोजिशन से भी करना होगा तो उसके लिए करें। आप टाइम वेस्ट किए, आपने 6 महीना मेहनत किया, बिल्कुल जायज है, आपके लिए टिपिकल है। मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामला है, जब महाराष्ट्र का डिजिटल रीडेबल डिजिटल फॉर्मेट में मांगा था, रीडेबल डिजिटल फॉर्मेट, उसमें मांगा मतदाता सूची, बिल्कुल वही हाल किया जैसे एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड में किया था कि हमको 6 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट, यही होता है न्यायालय की ताकत, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार होंका तो रातों रात सब तैयार कर लिए। उस मामले में भी देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमी क्या है, उस मामले में एसबीआई को कटघरे में मुर्गा बना करके खड़ा करना, बैठाना चाहिए था कि झूठे, तुम कल तक सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे थे ना। गुमराह, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना, देखिए बहुत मैं जितना लॉजिक अपनी बुद्धि से जानता हूं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। एसबीआई को कहना चाहिए था ना कि तुम कल तक तुम मुझे गुमराह कर रहे थे, ला के रखी, उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, उसके लिए डंडा चाहिए था कि कल तक गुमराह की उसकी सजा लाओ, ये दे दो, और गुमराह की उसकी सजा ले लो। वही हालत है, जब नहीं दे रहे आप, ये भी कह रहे हैं कि नहीं 3 महीना 6 महीना दे सकते हैं, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जो आपने कहा। यस। तो मेहनत किया, राहुल गांधी ने मेहनत करवाई, टीम से मेहनत किया, सबूत निकाले सभी। अब सबूत निकालने के बाद अब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका फॉलो करोगे कि हम वहां टाइम मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ये बता दिए कि हमने टाइम मांगा था तो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। पहली बात ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पर आए तो कुछ मैं फैक्ट्स रख रहा हूं दर्शकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें चुनाव आयोग से जुड़े हुए आधा दर्जन मामले धूल फाक रहे हैं, कोई सुनने को नहीं तैयार, कोई सुनने को नहीं तैयार है भाई। बड़े सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट के सारे जस्टिस अगर इसके दायरे में आ रहे हैं सवालों के तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई सुनने को नहीं तैयार है। अभी हेमंत जी ने कहा संजीव खन्ना ने 24 अप्रैल 2024 को, 26 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट पास किया 5% पर्चियों के मिलान का, और कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए एसओपी बना ले और फीस तय कर ले। तय हो गई फीस, उसके बाद कितने प्रत्याशी पैसा जमा कर चुके, करोड़ों रुपए जमा है।
चुनाव आयोग कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि चुनाव में जो वोट पड़े हैं उनका मिलान करना है। आओ हम फिर से खेलते हैं चुनाव। आप फिर से बटन दबाओ, देखो सही डल रहा है कि नहीं डल रहा है। मॉक ड्रिल कराने के चक्कर। इससे बड़ा धोखा क्या होगा डेमोक्रेसी के साथ। और संजीव खन्ना में, हेमंत भाई, संजीव खन्ना के साथ सामने उनके सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनने के दौरान ये केस गया, वो अपना ही फैसला नहीं डिफाइन कर पाए। इससे शर्मनाक क्या होगा भाई। तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही एक रास्ता है, ये अभी मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जस्टिस विक्रमनाथ ने, फिर एक केस और बता दूं, जस्टिस विक्रमनाथ वो भी सीजीआई बनेंगे सूर्यकांत के बाद। बस ये ध्यान रखिएगा सब। सूर्यकांत के बाद विक्रमनाथ का नंबर है। विक्रमनाथ के बेंच में एक मामला आया, साउथ के एक बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलते जुलते हैं, वो एक केस लेके गए चुनाव में धांधली का, बेईमानी का। जस्टिस विक्रमनाथ ने जो स्टेटमेंट, टिप्पणी जो दी थी ना, टिप्पणी, मैं कोट अनकोट नहीं कहूंगा क्योंकि उसका भाव बता रहा हूं, कहीं मेरे पास है नहीं यादाश्त के आधार पर। उनका जब कहा याचिकाकर्ता ने कि बेईमानी हुई है, तो कहा जस्टिस विक्रमनाथ ने, इस देश में मुझे तो आज तक कहीं बेईमानी नहीं दिखी है। आपको बेईमानी दिखी है? जरा दिखाइए इस देश में, बताइए कहां बेईमानी होती है इस देश में। मुझे तो इस देश में कोई बेईमानी नजर नहीं आती। जिस आदमी को इस देश में बेईमानी नजर नहीं आती वो जस्टिस क्यों है? वहां पर तो बेईमानी ईमानदारी के मामले ही आएंगे, एक पक्ष गलत होगा, एक पक्ष बेईमान होगा। सीजीआई बनेंगे भाई, आके देखिएगा। तीसरी बात, मैं लंबा हो रहा है मैं सवाल, दर्शक को कहूंगा बस थोड़ा सा झेल ले मुझे। तीसरी बात, 2-2.5 महीना का रिटायरमेंट है गवई साहब का। ये केस ले कांग्रेस चली भी जाएगी तो 2-2.5 महीना तो तारीख वारीख लगेगी। उसके बाद सूर्यकांत युग आएगा और उसके बाद विक्रमनाथ युग आएगा। बस इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, जिसको समझना है समझ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद, इतने के बाद मेरा ये सवाल है कि एक ही रास्ता बचता है। जैसे अभी आपने कहा हेमंत भाई, आखिर में वो आप मेरे टाइप वाले भाव में चले गए, निराशावादी, कि भाई भगवान भी नहीं जीत सकते, कोई नहीं जीत सकता। जब हम ये मेरा, मैं अक्सर इस टाइप के भाव में जाता हूं, इसलिए कहा जब कोई नहीं जीत सकता तो हट जाओ चुनाव से, खत्म करो, ताला लगाओ, राजनीतिक पार्टी छोड़ करके कहीं लंगाओ, लंगर लगाओ। अगर आपको लड़ना तो फिर लड़ना है, दो ही चीज होता है, एक लड़ना, एक ना लड़ना। लड़ भी रहे हैं, नहीं भी लड़ रहे हैं, ये कभी नहीं होता। मुझे लगता है आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, मेरी निजी राय है, बाकी अब फाइनल आप ही से समझेंगे। मुझे लगता है ये इस देश के एक एक घर में ये सबूत जाना चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना, इसके अल्टीमेट, इसकी ताकत इस देश के अंतिम नागरिक के हाथ में है, और उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। ये खुशफहमी किसी जस्टिस को और किसी को हो तो बात अलग है, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है लोकतंत्र में। जब तक लोकतंत्र है, खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। क्यों नहीं घर घर ये सबूत जाए, हर घर, जैसे हर घर जल, वैसे ही हर घर ये चोरी सबूत जाए, ले जाओ हेमंत भाई। आशीष भाई, ये हर चीज का ना, एक जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोसेस है। चुनाव आयोग से समय मांगा, नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक ऑप्शन है, वो भी कीजिए। मुझे लग रहा है जिस शिद्दत के साथ पूरा विपक्ष लगातार 3 दिन से संसद भवन के अंदर वोटों की चोरी को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, इससे उनकी गंभीरता दिखाई देती है। एसआईआर को लेकर के जो बिहार बंद किया, उसमें उसकी गंभीरता दिखाई देती है। जो आपने कहा ना, मुझे लगता है इसकी परिणति अल्टीमेट जाके वही होगी कि अल्टीमेटली सड़कों पर उतरना पड़ेगा विपक्ष को, और सड़क पे उतरे बिना इसका गुजारा नहीं है। पहली बात, सड़क पे जब उतरेंगे तो घर घर संदेश भी जाएगा, और मुझे लगता है अगर तब भी समझ में नहीं आया तो अल्टीमेटली, इसमें बहुत अतिशयोक्ति मत मानिएगा, कि हो सकता है कि बिहार के चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का खेल चल रहा है और बाकी सारी चीजें हो रही है, विपक्ष कहीं इस बिहार के चुनाव का पहली बार बाइकआउट ना कर दे। ये उस दिशा में भी जा सकता है मामला। अगर वो हुआ, उस दिन लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन होगा, और उस दिन समझ में आएगा राजीव कुमार को, उस दिन समझ में आएगा ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, कि उन्होंने एक अच्छे भले जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी उसको किस शिद्दत के साथ उसको तबाह करके, और लोगों में चुनाव आयोग के प्रति जो विश्वास था, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति, और चुनाव प्रक्रिया के प्रति जो आस्था थी लोगों की, वो तमाम नष्ट हो चुकी है। और मुझे लगता है अब सबर का बांध टूटने वाला है। विपक्ष सड़कों पर भी है, संसद में भी है, संसद के बाहर भी है,
अगला केवल एक ही कदम बचता है, सड़कों पर उतर करके चुनाव का बायकॉट। मुझे लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष के, राहुल गांधी के, तमाम विपक्षी दलों के जो तेवर है, उससे मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बात वही पहुंचेगी, क्योंकि ना तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता समझने वाले हैं, ना मोदी जी समझने वाले हैं, ना उनका सिस्टम समझने वाला है। तो ये लड़ाई तो अंतिम तौर पर सड़क पर ही लड़ी जाएगी, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल, ये मैं इस बात से सहमत हूँ, जिससे नहीं रहते तो हम लोग कई बार नहीं रहते आपस में सहमत, लेकिन इससे सहमत हूँ। फुटबॉल, हॉकी इसमें होता है मैन टू मैन मार्किंग। मैन टू मैन मार्किंग की ज़रूरत है। और एक बात और कि जो हेमंत जी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि संसद में वो लगातार अड़े हैं कि चर्चा हो, सच सामने आए। दिक्कत एक बड़ी दिक्कत है कि संसद में अड़े हैं, सड़क पर लड़े हैं, लेकिन घर में जो पड़े हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं। इसलिए नहीं बताने वाला है कि पूरे दिन मीडिया में क्या, हवाई जहाज में बैठ के जब लंदन उड़े, तो बादलों ने स्वागत किया। ये खबरें चलाई जाएँगी दिन भर, तो आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव कोई लड़ भी रहा है इस देश के लोकतंत्र। इसीलिए मैं कहता हूँ मैन टू मैन मार्किंग जो मैंने कहा था, मतलब आप घर एक-एक डोर टू डोर आपको दरवाजा खटखटाना होगा और दरवाजा खटखटाना होगा, घुस के जगाना होगा और हाथ पकड़ के साथ लाना होगा, तभी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि टीवी दिखाएगा नहीं, अखबार लिखेगा नहीं, रेडियो सुनाएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि लड़ाई हो रही है दिल्ली? दिल्ली में लड़ाई के लिए कोई घर-घर तक जाना चाहिए ना खबर पहुँचाने वाला। तो ये काम राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। हम तो जो कर पा रहे हैं सवालों के साथ कर रहे हैं। हेमंत जी देखिए पुणे गए हैं, वहाँ से भी आराम नहीं कर रहे हैं, वहाँ से भी चालू हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे, कल फिर आएँगे। कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। धन्यवाद हेमंत भाई। नमस्कार। है। थैंक यू।